हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। चूँकि हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो भी स्थल हैं, ठीक है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम प्रमुख स्थलों को पढ़ते हैं। तो पहले स्थल की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी के नगरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्या? सिंधु घाटी के नगरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 भाग है? एक केंद्रीय नगर है, ठीक है। दूसरा क्या है? एक केंद्रीय नगर है, दूसरा तटीय नगर है, ठीक है। तीसरा अन्य नगर, अन्य नगर व कस्बे है ना, जो है ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो तीसरा अन्य नगर और कस्बे हैं, दूसरा तटीय नगर है और पहला जो है क्या है? केंद्रीय नगर है। केंद्रीय नगर में यदि हम देखें तो केंद्रीय नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा शामिल है, ठीक है। 3 भागों में जब हम इसको विभक्त करते हैं तो पहला जो केंद्रीय नगर है, तो केंद्रीय नगर में हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है और धौलावीरा जो है इसमें शामिल है। नगरों में ऊपरी स्थानों इन द सेंस पश्चिमी टीले में नगर के प्रभुत्वशाली लोग रहते थे, ठीक है। तो पश्चिमी टीले या हम इसकी बात करें कि ऊपर जो है कौन रहते थे, तो ऊपरी स्थानों पर जो है क्या है, कौन रहते थे? प्रभुत्वशाली लोग रहते थे। और यहीं दुर्ग, और जहाँ प्रभुत्वशाली लोग रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है, वहीं ही दुर्ग रहेंगे, बड़े बड़े दुर्ग रहेंगे, गढ़ी रहेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी टीले में जो है क्या है, कौन रहता था? प्रभुत्वशाली लोग रहते थे। और जबकि निचले स्थानों की यदि हम बात करें तो निचले स्थानों या पूर्वी टीले में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। कौन रहते थे? निम्न वर्ग के जो है क्या है, लोग रहते थे, लोग निवास करते थे। अब पहला स्थल है, तो पहला स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा स्थल है। तो हड़प्पा नामक स्थल की यदि हम बात करें तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के कौन से ज़िले में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब प्रांत में, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी में स्थित है, याद रखिएगा। किस में है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, है ना, मोंटगोमरी नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंट गोमरी नामक स्थान पर है, ठीक है। इसके सर्वेक्षण किसने किया था? तो इसका संरक्षण की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका क्या किया गया था? इसका जो है क्या है, संरक्षण किया गया था। तो संरक्षण दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। यहाँ पर 6 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्ष वाला नगर है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसको R37 बोलते हैं, ठीक है। तो R37 समाधि कहाँ स्थित है? हड़प्पा में स्थित है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ प्राप्त होती हैं? तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें जो है हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। यहाँ एक बर्तन पर शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त होता है। कहाँ से? हड़प्पा से। तो इन हमको यहाँ 4 बातें याद रखिए। पहला कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ही स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में इसको संरक्षण दिया था यार, ठीक है, यह खोज की थी। दूसरी बात क्या है कि इसमें कौन सा समाधि स्थल है? तो हड़प्पा सभ्यता में R37 समाधि स्थल है। चौथी बात क्या है कि इसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, क्या है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा और शंख का बना बैल जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो ये हमारा हड़प्पा हो गया। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है पहला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यह कहाँ स्थित है? तो जो अपना सिंध वाला प्रांत है, तो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी 1921 में, ठीक है। और यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, इम्पॉर्टेंट यही है, एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है एवं अन्नागार प्राप्त हुआ है। जहाँ स्नानागार की यदि हम बात करें तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है तथा अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक कांस्य की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, योगी की मूर्ति
पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नृत्यांगना जो है नारी की मूर्ति है, ठीक है, वह अपना हाथ कमर पे कौन सा, मतलब हाथ कमर पे रखी हुई है, दाएं हाथ बाएं हाथ कौन सा रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो इसको देख लीजिए। जो नृत्यांगना है, नृत्य करती हुई स्त्री जो है, यह अपना हाथ जो है कौन सा, दायां हाथ जो है कमर पर रखी हुई है, ठीक। ये मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या पढ़े, तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। कहाँ पर स्थित है, सिंध प्रांत में ही, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यही एक स्त्री प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई, जो कि अपने दाएं हाथ को कमर पर रखी हुई है। और एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। इसके बाद चनहूदड़ो आता है। चनहूदड़ो की बात करें तो चनहूदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है। अभी जितने पढ़े सब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, है ना। अब तीसरा आता है चनहूदड़ो, पाकिस्तान में स्थित है। चनहूदड़ो की खोज जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने, गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। यहाँ पर कुशल कारीगर थे, क्योंकि यहाँ से मनके, सिक्के तथा मुद्रा बनाने के केंद्र प्राप्त हुए हैं, राइट। तो याद रखिएगा, यहाँ से मनके प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं तथा मुद्रा बनाने के जो है क्या है, केंद्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अलंकृत हाथी, ठीक है, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा हुआ, कहाँ, चनहूदड़ो में, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक प्राप्त हुई है, तो चनहूदड़ो में, ठीक है। तो चनहूदड़ो की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। खोज किसने की है, गोपाल मजूमदार ने। अब क्या क्या प्राप्त हुआ है चनहूदड़ो से, तो पहला तो बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता है, ठीक है, क्या है, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ उसका पद चिन्ह दर्शाया गया है। सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक चनहूदड़ो से ही प्राप्त होती है ना। और चनहूदड़ो की यदि हम बात करें तो यहाँ से एक अलंकृत हाथी जो है, यहीं से एक अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है भाई साहब, यहाँ ऐसा माना जाता है कि चनहूदड़ो में कुशल कारीगर थे, क्योंकि कारीगर रहे होंगे भाई चनहूदड़ो में, इसलिए तो उन्होंने सिक्कों का निर्माण किया, मनकों का निर्माण किया। और यही जब इनका निर्माण हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, चनहूदड़ो में ही सिक्के तथा मुद्रा बनाने के केंद्र रहे होंगे। अब नेक्स्ट आता है लोथल या गुजरात, ठीक है। लोथल जो है अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। खोज जो है आर.एस. राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, खोज जो है डॉक्टर आर.एस. राव के द्वारा की गई थी। यह एक बंदरगाह था लोथल, ठीक है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। तो लोथल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको लघु हड़प्पा कहते हैं और यहाँ मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से जहाज़ों की गोदी, चूँकि अब यह एक बंदरगाह था तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ जहाज़ों की गोदी या डक यार्ड के साक्ष्य मिलना स्वाभाविक सी बात है। लोथल से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी तथा चोंच में मछली को दबाए चिड़िया का चित्रांकन तथा 3 युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लोथल में पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। अब देखो पैमाना भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये लोथल बहुत ही चूँकि ये क्या था, एक बंदरगाह था और बंदरगाह में स्वाभाविक सी बात है यहाँ से माल जो है एक देश से दूसरे देश जाता रहा होगा, तो उन वस्तुओं को तौलने के लिए कुछ तो रहा होगा, तो तौलने के लिए इसलिए यहाँ पैमाने प्राप्त हुए हैं। तभी तो डकयार्ड से, तभी तो जहाज़ों से माल एक देश से दूसरे देश जाता रहा होगा, ठीक है। तो लोथल में पैमाने भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे, ठीक है। तो लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या, पंचतंत्र से चालाक लोमड़ी, है ना, तथा चोंच में मछली को दबाए चिड़िया का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चोंच में मछली को दबाए चिड़िया का चित्रांकन जो है यह लोथल से ही प्राप्त हुआ है। और 3 युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लोथल व कालीबंगा के कब्रिस्तान से पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो देखो, पुरुष तथा महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक तो लोथल से ही होता है और एक कालीबंगा से होता है, ठीक है। एक लोथल और कालीबंगा से क्या, पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। गुजरात में स्थित लोथल एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे,
है ना। जबकि अपन यदि पूरे सिंधु सभ्यता, पूरे हड़प्पा सभ्यता में यदि हम पढ़ेंगे तो सभी घरों के दरवाजे जो है मुख्य मतलब कि जो मुख्य दरवाजा रहता था सड़क की तरफ ना खुल के, है ना, उसके विपरीत दिशा में खुलता था। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल पूरी हड़प्पा सभ्यता कह दें, पूरी सिंधु सभ्यता में कह दें तो लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर या मुख्य मार्ग पर खुलते थे, है ना। जबकि अन्य स्थलों पर गलियों की तरफ खुलते थे। गलियों की तरफ मतलब कि सड़क की तरफ ना होकर छोटी छोटी गलियों की तरफ, ठीक है। लोथल से हड़प्पा कालीन बंदर के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से फारस नदी की मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोथल से हड़प्पा कालीन बंदरगाह के साक्ष्य और यहाँ से फारस नदी की मुद्रा के साक्ष्य भी जो है क्या है, प्राप्त होते हैं, ठीक। तो लोथल से हमने क्या क्या पढ़ा। तो लोथल से यदि हम बात करें तो कहाँ स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की थी, आर.एस. राव के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे आर.एस. राव के द्वारा खोज, एक बंदरगाह है, ठीक है। और लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से ही चूँकि यह एक बंदरगाह था तो यहाँ जो है माप तौल की सामग्री प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे। दूसरा, यहाँ से एक चिड़िया थी, चोंच में दबाए हुए मछली का चित्रांकन प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक चिड़िया रानी से याद रख लीजिएगा, लोथल में ही ये सब हुई है। और जब लोथल में चिड़िया उड़िया रही होंगी, मछली को दबाए चित्र बना रहा होगा तो लोमड़ी ओमड़ी भी रही होंगी भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, है ना, का जो चित्रांकन मिला है ये भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लोथल क्या था भाई साहब, इसको लघु हड़प्पा कहते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इस तरह जो है क्या है, इसमें लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था जहाँ से पुरुष व महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो एक लोथल है और दूसरा कालीबंगा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थल का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, तो लोथल है, ठीक है। कौन सा है, लोथल है, मुख्य मार्ग पर खुलता था या मुख्य सड़क पर खुलता था, ठीक है। फिर क्या है, फारस नदी की मुद्रा साक्ष्य मिली है, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से फारस नदी की मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह है लोथल। तो ये लोथल हो गया। अब आता है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर की यदि हम बात करें तो सूतकांगे डोर जो है मकरान तट पर स्थित यह नगर शुष्क व बंजर क्षेत्र से होते हुए भी प्राकृतिक बंदरगाह के कारण सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था और इसकी खोज 1931 में की गई, सूतकांगे डोर का, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। सूतकांगे डोर मकरान तट पर स्थित, अब तट पर स्थित है सूतकांगे डोर, तो सीधी सी बात है समुद्री तट पर कोई भी स्थल यदि रहा होगा तो उसके बंदरगाह होने के चांसेस अधिक रहते हैं, ठीक है। तो मकरान तट पर स्थित यह नगर शुष्क और बंजर क्षेत्र होते हुए भी क्या था, प्राकृतिक बंदरगाह के कारण सिंधु सभ्यता एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। अल्लाह दीनो, यह स्थान सिंधु और अरब सागर के संगम पर, ठीक है, जहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी अरब सागर में जहाँ जाके गिरती है वहीं पास यह स्थित है, अल्लाह दीनो, ठीक है। अल्लाह दीनो जो है यह स्थान जो है सिंधु और अरब सागर के संगम पर 16 किलोमीटर पूर्वोत्तर पाकिस्तान में कराची से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। इन नगरों के भवनों के अंदर और बाहर दोनों तरफ समरूपता पाई जाती है, ठीक है, अल्लाह दीनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा कालीन ऐसा कौन सा स्थल था जिसके भवनों के अंदर और बाहर दोनों तरफ समरूपता पाई जाती थी, तो कौन सा था, अल्लाह दीनों, ठीक है, अल्लाह दीनों। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है भाई साहब, कालीबंगा का अर्थ है जो है क्या है, कालीबंगा का अर्थ है क्या है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। अब अपने भारत देश में आ जाओ, ठीक है। तो कालीबंगा जो है वर्तमान जो है कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा जो है वर्तमान राजस्थान में स्थित है। खोज
ए घोष ने की थी। ठीक है, 1953 में ए घोष के द्वारा खोज की गई थी। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। और अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार जो है कालीबंगा से ही जो है क्या है? प्राप्त हुए। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगे का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज एस राव के द्वारा की गई थी। कालीबंगा की यदि हम बात करें तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से मकान कच्ची ईंटों, और कालीबंगा के जो मकान थे किससे बने हुए थे? तो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां जो है यह कालीबंगा से ही प्राप्त होती है, जैसे कि आंशिक विधि, पूर्ण विधि और दाह संस्कार विधि। ठीक है, इसके बाद बनावली आता है। बनावली की यदि हम बात करें तो बनावली यह वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? एस विष्ट के द्वारा, है ना। एस विष्ट के द्वारा जो है बनावली की खोज की गई थी 1973 में, एस विष्ट के द्वारा, है ना। हरियाणा के हिसार जिले में 1973 में एस विष्ट के द्वारा खोज की गई थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण थी। क्या? तो पूरे सिंधु सभ्यता या पूरे हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें तो जल निकास प्रणाली के लिए कौन सा नगर स्थल फेमस था? तो बनावली था। ठीक है, जल निकासी प्रणाली के लिए कौन फेमस था? तो बनावली था। यहाँ से हल्की आकृति के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से। मात्र देवी की मूर्तियाँ और अच्छे किस्म की जौ की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अच्छे किस्म की जौ की प्राप्ति जो है ये भी बनावली से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बनावली की बात करें तो बताइए भैया कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। खोज किसने की थी? तो एस विष्ट के द्वारा, याद करिएगा, विष्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई थी। ठीक है, बनावली से क्या क्या प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, बनावली जो है जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दूसरी बात, हल्की आकृति के खिलौने बनावली से, जो चूँकि देखिए जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वहीं हल्की आकृति के खिलौने बनावली से प्राप्त हुए हैं। और मात्र देवी की मूर्तियों की बात करें और अच्छे, है ना, तो मात्र देवी की मूर्तियां भी कालीबंगा से, और अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट स्थल आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। और घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के साक्ष्य जो है ये इंपॉर्टेंट है कि सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये सुरकोटदा तो ठीक है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में जगपति जोशी ने खोज की थी। ठीक है, तो खोज किसने? जगपति जोशी ने। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्धि का कारण लिखना ही लिखना है एक। ठीक है, तो सुरकोटदा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर ये भी गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में ही स्थित है। ठीक है, और रंगपुर की यदि हम बात करें तो खोज जो है 2 लोगों ने की थी, एक वत्स के द्वारा की गई थी और एक राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, MS वत्स के द्वारा, SR राव के द्वारा। रंगपुर फेमस क्यों है? वही फिर बात आ गई कि इनके प्रसिद्धि के कारण बताना ही बताना है। तो रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कालीबंगा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी तरह रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ, ये भी गुजरात में ही स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। खोज RS विष्ट के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अंतिम नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अंतिम नगर की बात करें तो कौन सा था? तो धौलावीरा था। राइट, कौन सा था? धौलावीरा जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे अंतिम नगर था। हड़प्पा कालीन व्यवस्था की बात करें और इसके स्वरूप की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था और स्वरूप में नगर नियोजन व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हड़प्पाई धर्म कैसा था, हड़प्पाई लिपि कैसी थी, है ना, और स्थापत्य कला कैसा था। ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो नगर नियोजन व्यवस्था पहले पढ़ लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की यदि हम नगर नियोजन व्यवस्था की यदि हम बात करें
क्या हड़प्पा सभ्यता में यदि हम नगर नियोजन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था उसका नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली थे पहली। ठीक है, नगर नियोजन व्यवस्था पढ़ रहे हैं क्या? उसका नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली थी। सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़क की चौड़ाई जो है 10 मीटर थी। मोहनजोदड़ो को छोड़कर अधिकांश जगह कच्ची सड़कों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पक्की सड़कों के साक्ष्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था, है ना। साथ ही उन नालियों में जगह जगह मैन हॉल भी बनाए गए थे, जिनका प्रयोग नालियों में एकत्रित हुए कचरे को निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है, नालियाँ एवं मैनहोल ढके हुए रहते थे। हड़प्पा कालीन नगरीय भवन को 3 भागों में बांटा गया है: आवासीय भवन, विशाल भवन और अन्नागार एवं स्नानागार भवन। मकानों का निर्माण व्यवस्थित रूप से किया गया था। कालीबंगा के कुछ मकानों से फर्श के रूप में ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी जो है क्या है प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार एवं 4-5 कमरे प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ बड़े मकानों में 30 कमरे तक प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं से 2 मंजिला मकान भी प्राप्त हुए हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर, ये इंपॉर्टेंट व्यवस्था है कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, और इसका कारण यह होगा कि वे अपनी निजता पर अधिक ध्यान देते रहे होंगे। क्या इसका कारण ये होता था कि वे अपनी निजता पर अधिक ध्यान देते रहे होंगे। तो ये अपनी नगरीय व्यवस्था हो गई। नगरीय व्यवस्था में 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, पूरा हड़प्पा सभ्यता, है ना। दूसरी बात क्या है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। ठीक है, एक दूसरे पर कैसे काटती थी, इस तरह से जो है क्या है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, सड़कों के साक्ष्य जो है मतलब कि मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य जगहों से कच्ची सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नालियाँ जो है हड़प्पा सभ्यता में ढकी होती थी। ठीक है, और जगह जगह पर उन पर मेन हॉल होते थे ताकि कचरा को आसानी से निकाला जा सके। ठीक है ना। और इसमें जो है ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगा के कुछ मकानों में और फर्श में ईंटों का भी प्रयोग कहते हैं, इसलिए हम इसको जो है क्या है इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता थी, इसके कारण हो गए, है ना। दूसरी बात क्या है कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों के दरवाजे मेन सड़क पर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक, गलियों की तरफ खुलते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि वे अपनी निजता पर अधिक ध्यान देते रहे होंगे। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो नगरीय निर्माण तथा मकानों के आकार प्रकार में हड़प्पाई समाज संभवतः 4 भागों में, कितने भागों में, हड़प्पाई समाज जो है संभवतः 4 भागों में विभाजित था: योद्धा में, ठीक है, विद्वान में, और व्यापारी और श्रमिक। कौन कौन से थे? योद्धा थे, ठीक है, योद्धा थे, है ना, विद्वान थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। ठीक, समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार ही होती थी। ठीक है, तो समाज की इकाई परिवार होती थी, और हड़प्पा के विभिन्न क्षेत्रों से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज कैसा था। समाज जो था मातृफत्रात्मक समाज था। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सामाजिक व्यवस्था में 4 भागों में था: योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, योद्धा, विद्वान, व्यापारिक और श्रमिक। चूँकि हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए यह जो समाज था मातृ सत्तात्मक समाज था। परिवार की सबसे छोटी इकाई जो थी, या समाज की इकाई जो थी, परिवार ही होती थी। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से घरों के अंदर अनाज एवं पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि समाज में शाकाहार और मांसाहार दोनों वर्ग थे। ठीक है, तो समाज में जो है क्या है, शाकाहार और मांसाहार दोनों वर्ग मौजूद थे। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? कि इसकी पुष्टि होती है कि हड़प्पा सभ्यता में जब हमारे खोजकर्ता गए हुए थे, तो घरों के अंदर से अनाज भी प्राप्त हुआ है, पशुओं के हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग मांसाहार का भोजन भी करते थे। कुछ स्थानों से कागज़ भी प्राप्त हुई है, लिपस्टिक प्राप्त हुई है, बालू की पिन प्राप्त हुई है, उस्तरा, चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो स्पष्ट करती हैं कि ये लोग संग्रह प्रिय भी थे। ये सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं क्या? संग्रह प्रिय थे ना। तो 3 सामाजिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट हो गई क्या? कि समाज मातृफत्तात्मक था, समाज में शाकाहार और सर्वाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है,
और ये लोग सौंदर्य प्रिय भी थे या फिर श्रृंगार प्रिय थे, क्योंकि कागज़ प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक प्राप्त हुई है, बालों में पिन प्राप्त हुआ है, चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मनोरंजन के खेल भी खेला करते थे, जैसे पासे का खेल, शिकार, नृत्य एवं पशुओं की लड़ाई का प्रयोग करते थे। समाज में अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रणाली विद्यमान थी। अंतिम संस्कार की, है ना, वही एक पूर्ण समाधि, एक आंशिक समाधि और एक दाह संस्कार। ठीक है, पूर्ण समाधि में क्या होता था, इसमें शव को भूमि, पूर्ण समाधि इन द सेंस कि शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण इन द सेंस शव को पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, आंशिक समाधिकरण इसको कहते हैं कि शव को जो है क्या किया जाता था, ना तो दफनाया जाता था ना जलाया जाता था, उसको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता था, उसको पशु पक्षी के लिए छोड़ दिया जाता था कि मरने के बाद भी तो किसी दूसरे के काम आए। ठीक है, दाह संस्कार की बात करें तो दाह संस्कार में अपन सबको पता है कि जला दिया जाता है। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में। तो आर्थिक व्यवस्था जो थी मुख्यतः देखिए, आर्थिक व्यवस्था में कृषि आती है, पशुपालन आता है, ठीक है, व्यापार एवं व्यवसाय आ जाएगा, शिल्प उद्योग आ जाएगा, हड़प्पा, ठीक है, ये फिर धर्म आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, व्यापार व्यवसाय, कृषि और शिल्प उद्योग, पशुपालन। ठीक है, तो हड़प्पा के जो लोग रहते मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर थे। ठीक है ना, क्या थे, कृषि पर ही निर्भर थे। और कृषि के रूप में ये लोग क्या क्या थे, कृषि के रूप में ये लोग चावल, गेहूँ, जौ इत्यादि का जो है क्या है ये बुआई करते थे। ठीक है, और वर्तमान में साथ ही कपास उत्पादन का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, जो यूनानी लोग को सिंडून कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है प्री में कि वर्तमान कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है, सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। तो वर्तमान कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। यूनानी लोग कपास को क्या कह के बुलाते थे, तो कपास को सिंडोन कह के बुलाते थे। याद रखिएगा, क्या सिंडोन क्या कहलाता था, यूनानी लोग के द्वारा कहा गया कपास के बारे में था। ठीक है, इसके बाद पशुपालन आता है। तो पशुपालन भी सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, जैसे कि गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते, बियल, सुअर को पालते थे, है ना। और घोड़े की पहचान संदेहास्पद है। ये लोग हाथी और गोंडे से भी परिचित थे, है ना। और गुजरात में हाथी पालने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं गुजरात से। ठीक है, पशुपालन भी करते थे, साथ ही व्यवसाय भी करते थे। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है व्यवसाय का इनके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व था। और इसकी पुष्टि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी पुष्टि जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से और लोथल से जो है क्या है प्राप्त होती है। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय ऐसा होता था कि वहाँ कैश के रूप में व्यवसाय नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता में। व्यापार व्यवसाय में यदि हम बात करें तो वहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था, इन द सेंस कि यदि आप किसी दुकान पे शक्कर खरीदने जाते हैं तो शक्कर वहाँ से आप ले आते हैं और आप उसके बदले उसको सामने वाले को चावल दे देंगे या फिर गेहूँ दे देंगे। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के आदान के बदले दूसरी वस्तु दे देना, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो व्यापार व्यवसाय जो था सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मोहनजोदड़ो की एक मोहर के ऊपर सुरमेनियन या नोबो के चित्र अंकित थे। लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। लोथल जो कि गुजरात में है ना, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद शिल्प उद्योग आता है कि मिट्टी और धातु के बर्तनों के निर्माण के साथ मनके और मोहरे का निर्माण भी था प्रमुख। ठीक है, तो शिल्प में क्या क्या ये लोग निर्माण करते थे, तो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, प्लस ये धातु के बर्तनों का भी निर्माण करते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तनों का भी निर्माण करते थे। और क्या क्या बनाते थे, मनके और मोहरे का निर्माण करते थे। बर्तनों का निर्माण हाथ एवं चाक दोनों से होता था। और ये बर्तनों में निर्माण के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे, तो बर्तनों में निर्माण के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। ये लोग मिट्टी से ईंट का निर्माण तथा शंख, सीप और हाथी के दांतों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये लोग मिट्टी से ईंट का निर्माण तथा शंख, सीप और हाथी के दांतों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे। चनहूदड़ो एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। ठीक है,
तो मन के बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चनहूदड़ों से प्राप्त होता है, और जो है क्या है लोथल से जो है क्या है प्राप्त होता है ना। बालाकोट एवं लोथल से सिप बनाने के कारखाने भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे हैं, देख लीजिए, ठीक है। ये बैल बना हुआ है ना। हाँ, देख सकते हैं आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में यदि हम धर्म को देखते हैं तो उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता में विद्वानों के द्वारा कई पूजा पद्धतियों एवं धार्मिक विश्वासों होने की बात कही है। जैसे क्या कि पहली तो बात यही है भाई साहब, पहली बात कि मातृ देवी की बहुसंख्यक मृण मूर्तियाँ धातु की प्राप्त हुई है। मातृ मूर्ति मतलब कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मातृ पूजक थे, ठीक है। अतः विद्वानों के द्वारा मानना है कि ये लोग माता के उपासक थे। क्या विद्वानों के द्वारा क्या मान लिया गया कि ये लोग जो है क्या माता के उपासक थे। इसी आधार पर यह तय किया गया है कि समाज मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। दूसरा कि मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुई जिससे एक देवता का अंकन मिलता है ना। मोहनजोदड़ो से एक देवता की मोहर प्राप्त हुई जिससे एक देवता का अंकन मिलता है। इसमें देवता के 3 मुख्य सिर हैं जो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। देवता के दाहिनी तरफ बाघ है तथा हाथी, ठीक है। देवता के दाहिनी तरफ क्या है, तो दाहिनी तरफ बाघ है और हाथी है, बाईं तरफ भैंसा एवं गेंडा है। ये इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से देख लीजिएगा कि जो मोहनजोदड़ो में एक देवता का अंकन प्राप्त हुआ है जिसमें क्या बताया गया है कि एक तपस्वी हैं, वो ध्यान मग्न में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाईं तरफ बाघ और हाथी का चित्र बना हो, याद रखिएगा। बाईं तरफ बाघ और हाथी हैं एक साथ। हाँ, बाघ हाथी को नहीं खा रहा भाई साहब, बैठे हैं, ठीक है। बाघ और हाथी हैं और दूसरी तरफ भैंसा और गेंडा है, ठीक है। ऐसा याद रख लीजिएगा कि दूसरी तरफ जो है क्या है, भैंसा और गेंडा है ना। फिर क्या है, देवता के पैरों के पास 2 हिरण बने, और देवता के पैरों के पास कितने 2 हिरण बने हुए जिन्हें विद्वान पशुपति शिव मानते हैं, अर्थात ये लोग शिव के उपासक थे। कुल मिला के ये बात है, इतनी सारी पंचायत जो क्या है, ये लोग कुल मिला के शिव के उपासक थे, ठीक है। तो धर्म में क्या क्या देखा कि मातृ देवी के उपासक थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, देवता का अंकन है ना। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग शिव की भी पूजा करते थे, शिव के भी उपासक थे, ठीक है। और एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इससे क्या पता चलता है कि जो इनके पुण्य कर्म से संबंधित है, ठीक है, जो इसके जो है क्या है पुण्य कर्म से संबंधित होगा। हड़प्पा से ताबीज़ भी प्राप्त हुई हैं, ताबीज़ जैसी। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग जो है क्या है भूत प्रेत और जादू टोना भी जानते थे, मतलब कि विश्वास करते थे, ठीक है। ताबीज़ प्राप्त हुई है मतलब सीधी सी बात है, भूत प्रेत जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। और ये लोग जो है क्या है पशु की पूजा तो करते ही करते थे, साथ में सर्प की भी पूजा करते थे। तो क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, देखो पहला पॉइंट क्या रखना है, याद कि पहला पॉइंट ये है कि वह धार्मिक व्यवस्था में बात करें तो ये मात्र पूजक थे। दूसरी बात, ये शिव की भी पूजा करते हैं और उसके साक्ष्य हमको प्राप्त हो गए मोहनजोदड़ो से, ठीक है। एक विशाल स्नानागार था जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग क्या करते थे कि अपने पुण्य कर्म से भी अपने को ध्यान में रखते थे, पुण्य कर्म से इनका जो है संबंधित था, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये लोग जो है क्या है पशु की पूजा करते थे जिसमें, और सर्प की भी पूजा करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये लोग ताबीज़ पहनते थे। इससे क्या पता लगाया जा सकता है कि ये लोग भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा धार्मिक हो गया। नोट, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता सब कुछ प्राप्त हुआ है लेकिन भाई साहब जो मंदिर के साक्ष्य हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात इस सभ्यता में मंदिर एवं पुजारी की भूमिका नहीं थी। इसके समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो इसी के समान थी, इसी के समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता फिर जो है क्या है मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मंदिर के साक्ष्य जो है क्या है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हड़प्पाई लिपि आता है। हड़प्पाई लिपि की यदि हम बात करें तो सिंधु लिपि में, ठीक है, तो ये हमारा देखिए क्या क्या हो गया इसमें, है ना। हमने क्या क्या पॉइंट देखा था इसमें। और नगर नियोजन हो गया, है ना, नगर नियोजन हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गई, ठीक है,
आर्थिक व्यवस्था हो गई। अब हड़प्पई धर्म हो गया। अब आते हैं हड़प्पई लिपि और फिर इसके बाद आएगा कला एवं स्थापत्य कला। तो हड़प्पई लिपि की बात करते हैं। हड़प्पई लिपि, हड़प्पई लिपि, हड़प्पई लिपि की यदि हम बात करें, हड़प्पई लिपि तो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर थे। यह लिपि भाव चित्रात्मक कैसी थी? तो हड़प्पाई लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। इसको दाएं से बाएं की तरफ, अपन जैसे अभी आज के समय में क्या बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, इसमें दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ जो है क्या है लिखा जाता था। इस लिपि को वेस्ट्रोफेंड्रस या वस्त्रोफेदन लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट्रोफेंड्रस या वस्त्रोफेदन लिपि भी कहा जाता था। इसका पहला नमूना 1853 में प्राप्त हुआ था, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, है ना। ये जो दाएं से बाएं की तरफ लिपि है जिसको हम वेस्ट्रोफेंड्रस बोलते हैं, क्या वेस्ट्रोफेंड्रस या वेस्ट्रोफेदन बोलते हैं, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इनकी लिपि इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वान कहते हैं क्या कि विभिन्न विद्वानों ने इन मतों के अनुसार अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से 2 सिद्धांत उभर कर सामने आए हैं। एक आकस्मिक पतन है और एक क्रमिक पतन है। कई विद्वान कहते हैं कि अचानक पतन हो गया, आकस्मिक पतन हो गया। कई विद्वान बोलते हैं कि इसका धीरे धीरे पतन हुआ, क्रमिक रूप से पतन हुआ है। कैसे? आकस्मिक पतन का सिद्धांत क्या कहता है? आकस्मिक पतन का सिद्धांत कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के इस पतन संबंधी सिद्धांत में आर्य आक्रमण, आकस्मिक पतन है ना, आकस्मिक पतन में क्या सिद्धांत बताया गया है कि आर्य आक्रमण किया गया है, नदी सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया था, है ना, जिससे बाढ़ आया। कई लोग बोलते हैं कि सूखा हो गया था इत्यादि उत्तरदायी माना जाता है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का क्या कहना है? तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का जो है क्या है पतन हो गया था। इसके पीछे उन्होंने निम्न तथ्य प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि आता है हमेशा मेंस में कि सिंधु घाटी के पतन के क्या कारण थे। तो आप 2 सिद्धांतों पर लिखिएगा, एक आकस्मिक पतन लिखिएगा और एक क्रमिक पतन। आकस्मिक पतन पर लिख दीजिएगा कि गार्ड चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर के अनुसार, क्या गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, व्हीलर भाई साहब और चाइल्ड भाई साहब क्या कहा है कि भाई साहब जो है यहाँ आर्यों का आक्रमण हुआ था सिंधु में, इसलिए तो ये सब चपरचट्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, विनष्ट हो गया। ठीक है, और उसके इसने प्रमाण भी दिए हैं। देखिए क्या प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रमाण है मोहनजोदड़ो से 38 कंकाल प्राप्त हुए हैं जिन पर अस्त्रों के घाव थे। ये प्रमाण दे रहे हैं कि आर्य आक्रमण हुआ था, है ना, और मोहनजोदड़ो से 38 कंकालों प्राप्त हुए हैं, जिसमें से क्या बोला गया है, चाइल्ड और व्हीलर बोलते हैं भाई साहब, चाइल्ड और व्हीलर बोलते हैं कि यहाँ अस्त्रों के घाव थे उन कंकालों पर। कुछ कंकाले ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पई सभ्यता के नहीं थे। अच्छा, है ना। दूसरी बात, चाइल्ड और व्हीलर ने क्या कहा, तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि देखिए कुछ जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उनमें घाव थे, अस्त्र शस्त्र के घाव थे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि कुछ जो लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कंकाल प्राप्त नहीं हुए, कुछ और अन्य स्थानों के भी यहाँ पे कंकाल प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के नहीं थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों का नष्ट करने वाला, और आर्य लोग इंद्र के अनुयायी थे। और क्या बोलते हैं ये कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और इन्होंने कहा, मार्टिमन व्हीलर और गार्डनर चाइल्ड ने क्या कहा है कि ये इंद्र के क्या थे, ये जो आर्य लोग आए थे ना, ये इंद्र के अनुयायी थे, ये इंद्र के अनुयायी थे। और चूंकि ऋग्वेद में कहा भी गया है इंद्र को पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो इन सब को नष्ट करने के लिए इंद्र ने इनको भेजा था, क्योंकि इंद्र के अनुयायी थे आर्य, ऐसा बोल रहे हैं। चौथी बात क्या है कि ऋग्वेद में हरि यूपीय शब्द का उल्लेख किया गया, हरि यूपीय शब्द का उल्लेख किया गया, जिसका अर्थ होता है हड़प्पा को नष्ट करने वाला, है ना। ये चाइल्ड और व्हीलर बोलते हैं कि ऋग्वेद में आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, बोल रहे थे कि आप लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऋग्वेद में एक शब्द दिया गया है हरि यूपीय, और हरि यूपीय का मतलब ही है भाई कि हड़प्पा को नष्ट करने वाला, है ना।
तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्यों ने ही हड़प्पा का पतन, और जिससे क्या स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों ने ही हड़प्पा का पतन किया होगा। गार्डल, चाइल्ड व मार्टिमन व्हीलर की इन साक्ष्यों की कुछ सीमाएं भी देखी गई हैं। ठीक है, तो इन्हें तो अपने दे दिए कि कंकालों पर अस्त्र शस्त्र के घाव थे। दूसरी बात कि हड़प्पा सभ्यता के पूरे कंकाल नहीं थे, कहीं और अन्य अन्य जगहों के भी कंकाल प्राप्त हुए हैं। बोलते हैं कि जो इंद्र हैं, इंद्र के आर्य लोग अनुयायी थे, चूँकि इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में, और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। दूसरी बात और प्रमाण दे रहे हैं कि ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है हड़प्पा को नष्ट करने वाला, और हड़प्पा को नष्ट करने के लिए ही आर्य लोग आए थे। आर्यों के द्वारा ही इसका पतन किया गया है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं, और इसकी कुछ सीमाओं की यदि हम बात करें, यह आवश्यक नहीं है, क्या है, यह आवश्यक नहीं है कि वह कंकाल आर्य के ही हों। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला गया, पहली बात यह आवश्यक नहीं है कि वह कंकाल आर्य लोग के ही हों। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता का पतन 750 में हो गया, जबकि आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व में आए थे। देखिए है ना, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी में हो गया था, जबकि भारत में आर्य जो है 1500 ईसा पूर्व में आए थे। और इन दोनों को बीच देखो 250 वर्ष का अंतर है। ठीक, कितना 250 वर्ष का अंतर है। अतः स्पष्ट होता है कि आर्यों के आक्रमण के साथ सभ्यता का विनाश नहीं हुआ। ठीक है, स्पष्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार बताइए, तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में आंसर देना है। ठीक है, तभी आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद आकस्मिक पतन के कारण देखिए, आकस्मिक पतन के साक्ष्य, अन्य साक्ष्य, एक तो पढ़ लिए मार्टिमन व्हीलर का और वार्डन चाइल्ड का। ठीक है, अब दूसरा अन्य क्या बोलते हैं कि मार्शल मैके और एस राव बोलते हैं कि बाढ़ के द्वारा पतन हुआ है। ठीक है, नदियों का सूख जाना, नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाना, भूतापीय हलचल, भूकंप बोलता है, महामारी मलेरिया हो गया था, आर्यों का आक्रमण भी कुछ लोग बोलते, वही लोग। ठीक है, प्रशासनिक गिरावट आ गई थी, व्यापार का पतन हो गया था, इसलिए पतन हो गया था। ठीक है, तो ये जो है और अन्य कारण, तो आकस्मिक पतन में ये सब भी आते हैं। ठीक है, तो लेकिन मुख्यतः जो है यदि अपन जब आंसर लिखेंगे तो पक्ष और विपक्ष में दोनों अंतर देते हुए अन्य कारण भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। बाढ़ का सूख जाना, जैसे महामारी फैल जाना, भूकंप आ जाना, प्रशासनिक गिरावट आ जाने, आर्यों का आक्रमण हो जाना, भूतापीय हलचल हो जाना, नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाना, नदियों का सूख जाना, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्रमिक पतन की बात करें तो क्रमिक पतन का, आप देखो क्रमिक पतन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रमिक पतन में यदि हम देखते हैं, इसके बाद वैदिक काल आ जाएगा। क्रमिक पतन में क्या है भाई साहब कि जलवायु परिवर्तन हो जाना। क्रमिक पतन का सिद्धांत क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन हो जाना। फेयर सर्विस, गुरदीप सिंह जैसे विद्वानों का यह मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस सभ्यता का पतन हो गया था, कि जो कि वर्तमान से मान्य मत है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन है। फेयर और सर्विस ने और गुरदीप सिंह ने क्या कहा था, तो फेयर ने और गुरदीप सिंह ने कहा था, विद्वान थे दो, इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, जो कि वर्तमान में मान्य मत भी है। कैसे कि इस मत के विद्वानों का कहना है कि सभ्यता के अस्तित्व के समय पर्याप्त बारिश होती थी, वह मौसम अनुकूल था। क्या, सभ्यता के अस्तित्व के समय पर्याप्त अच्छी खासी बारिश होती थी, वह मौसम अनुकूल था। यही कारण है कि यहाँ पर उत्तम जल निकासी प्रणाली भी प्राप्त हुई है। ठीक है, एकदम एकदम तर्कों के साथ ये लोग बोल रहे हैं, तर्कों के साथ, जो कि वर्तमान सर्वमान्य सत्य भी है, कि इन्होंने कहा यार कि सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो है कि पर्याप्त बारिश होती थी है, और मौसम भी एकदम अनुकूल था। इसी कारण पर वहाँ पर उत्तल जल निकासी है। बिल्कुल सही बात, और हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ की मोहरों पर सदा रहित मौसम के जानवरों के अंकन प्राप्त हुए हैं, जो कि यहाँ के अच्छे मौसम को बताते हैं। घग्गर नदी के आसपास लगभग 200 हड़प्पाई बस्तियाँ मिली हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में एक भी मानव बस्ती नहीं है। हड़प्पा बस्तियाँ यह सिद्ध करती हैं कि घग्गर एवं अन्य नदियों के आसपास का क्षेत्र उनके लिए अनुकूल था। इन विद्वानों ने इन सभी साक्ष्यों को स्पष्ट करके यह बताया कि संभवतः वहाँ संसाधनों का अतिशय दोहन हुआ होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और सभ्यता का पतन हुआ होगा। वर्तमान में मई 2012 वुड्स हॉल
ओशियोनोग्राफी इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट आंकड़ों का विश्लेषण कर यह बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ है, जिससे सभी ने मान्यता प्रदान कर दी। ठीक, तो आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन ही। और इन सभी ने, किसी ने जलवायु परिवर्तन की बात ही नहीं की थी आकस्मिक पतन में, ठीक है। और जबकि क्रमिक पतन में जलवायु की परिवर्तन की बात की गई। क्रमिक परिवर्तन मतलब धीरे धीरे ही विनाश हुआ होगा, है ना, जल्दी से जल्द नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो किसने कहा था जलवायु परिवर्तन? फेयर सर्विस ने और गुरदीप सिंह ने कहा था, है ना। गुरदीप सिंह ने जो है क्या है कहा था। ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता नगरीकरण एवं संस्कृति के द्वारा वर्तमान नगरीकरण को क्या निवेश प्रदान किए गए हैं, तो इसको आप जो है क्या है करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल आर्यों का काल। क्या है? वैदिक काल या आर्यों का काल। वैदिक काल में अब हम कदम रखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल में परिचय पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? उसका विभाजन। और विभाजन वैदिक काल को हम दो भागों में करते हैं। एक ऋग वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इसका 1500 से 1000 BC चलता है। कितना? 1500 से जो है क्या है 1000 BC चलता है, ठीक है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 1000, और इसका 1000 से 600 BC चलता है, ठीक, उत्तर वैदिक काल का। पूर्व वैदिक काल की यदि हम बात करें तो क्या क्या पढ़ेंगे? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में आर्य समस्या और परिचय पढ़ेंगे, आर्यों की पहचान और विशेषताएं पढ़ेंगे, मूल निवास और एवं उनका स्थान पढ़ेंगे, ठीक है, और भारत में निवासी स्थान पढ़ेंगे, कि स्रोत पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे और धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। आर्य समस्या एवं परिचय पढ़ते हैं। आर्य कौन थे? कहाँ के निवासी थे? इनकी विशेषताएं क्या थीं? यह जाति, नस्ल या भाषा किसका परिचायक है? इतिहास लेखन में 200 वर्षों तक इन सब बातों को लेकर विद्वानों के बीच जो लंबी चर्चा का विषय रहा है उसे आर्य समस्या कहा गया है। वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ जाति, नस्ल या श्रेष्ठता के रूप में नहीं लिया जाता है, बल्कि आर्य उन्हें समझा जाता है जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आज के पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, तुर्की, ईरान, इराक, ये लोग बहुरूपी भाषा बोलते थे। तो इसके बाद जो है हम वैदिक काल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।